ओके, सो गाइस, एनर्जी सिस्टम चैप्टर 8। हमारी बॉडी में एनर्जी बनती कैसे है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें कि जो हम खाना खाते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ये मेटाबॉलिज्म है क्या। मीन्स हमारी बॉडी में एनर्जी बनती कैसे है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जी, आप खाना खाते हो, सबको पता है हम खाना खाते हैं, खाने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन कैसे होती है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, आपने खाना खाया, खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ खाते हैं। हमें पता है जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो खाया हुआ खाना जब डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ये जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, जब इनका डाइजेशन होता है बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में। हमारे मसल्स, हमारी बॉडी या हमारे सेल्स कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं खाते, इसको और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है शुगर, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, देन एटीपी। एटीपी एक सबसे सिंपल फॉर्म है। हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है, हमारे मसल्स जो सब एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो एटीपी की फॉर्म में खाना खाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन का एक मॉलिक्यूल, ट्राई मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट, पी मतलब फॉस्फेट। सो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, ये शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल दो ही मॉलिक्यूल्स हैं, एक है एडिनोसाइन, एक है फॉस्फेट। एडिनोसाइन का एक मॉलिक्यूल, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स। इस फॉर्म में हमारे मसल्स, सेल्स एनर्जी खाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खाना खाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सागर, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, सॉरी मेरे ये। सो हुआ क्या, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुए सिंपलर फॉर्म में, बहुत ही सिंपल फॉर्म में। जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लाइकोजन लेवल में या एटीपी लेवल में, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ कर पाती है। ये जो एटीपी है, ये जब हमारे मसल्स खाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? एक मॉलिक्यूल एटीपी का अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपके पेज नंबर 76 पर एक डायग्राम है। एटीपी के आगे ADP, डी मतलब डाई, डाई मतलब 2। तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एनर्जी बनाने के प्रोसेस में यूज हो जाता है। ठीक है, एक फॉस्फेट एनर्जी बनाने के प्रोसेस में यूज हो गया, तो क्या बचा? ADP, पी एन एनर्जी। ऐसे ही कई बार इसी ADP में से भी बॉडी एनर्जी बना लेती है, एक P यूज करके, और फिर बच जाता है AMP, मोनो। मोनो में सिंगल, AMP मीन सिंगल मॉलिक्यूल। तो इस तरह से फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने के लिए। तो अब आप देखो, कार्ब्स के चीज़ में नहीं यूज़ हुआ, कार्ब्स आपने खाए, कार्ब्स ने हेल्प, कार्ब्स बेसिकली ट्रांसफॉर्म हुए सिंपलर फॉर्म में, और वो सिंपलर फॉर्म थी ATP, और उस फॉर्म में बॉडी ने एनर्जी खा ली। तो आपके मसल्स सबसे पहले यही एनर्जी को खाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी बॉडी का एनर्जी प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस हुई? कार्ब्स खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ATP, जब ATP को हमारे सेल्स ने खाया तब एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये है मेटाबॉलिज्म, कि आपके सेल्स ATP को खाएं। अगर आपके सेल्स ने ATP नहीं खाई तो क्या होगा? तो जो हमारी बॉडी ने कार्ब्स खाए हैं, कार्ब्स ने पहले ATP बनाए, मतलब ब्लड में जाकर शुगर लेवल आया, शुगर से ग्लाइकोजन आया, ग्लाइकोजन से ATP बने। अब ये ATP, अगर ये मसल, ये समझ लो एक सेल है, ये नहीं खा रहा, तो ये ATP इसके आसपास ना जमा हो जाएंगे। जमा हो गए, पीछे से और ATP आ रहे थे, रुक जाएंगे, भैया रुक जाओ, यहाँ पे तो ATP बहुत है, तो पीछे से ग्लाइकोजन लेवल वहीं पे रुक जाएगा, एक ग्लाइकोजन का स्टोर बन जाएगा। तो कार्ब्स अपने आप को सिंप्लीफाई करके ग्लाइकोजन में स्टोर कर देते हैं, ग्लाइकोजन लेवल पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आगे नहीं जा रहे, आगे यूज़ नहीं हो रहे। जब आगे यूज़ नहीं हो रहे, तो ये जो ग्लाइकोजन का स्टोर है, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक लेवल के बाद ये ग्लाइकोजन का स्टोर कन्वर्ट हो जाता है फैट में। ठीक है, अगर यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, यहाँ पे सेल्स
एनर्जी नहीं खा रहे तो ये ग्लाइकोजन का स्टोर बढ़ता बढ़ता फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आपके सेल्स एनर्जी ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा एटीपीज खाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से एटीपी बनते जा रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोर नहीं बनेगा, ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं बनेगा, एक नॉर्मल लेवल के ग्लाइकोजन ही स्टोर रहेंगे जो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ठीक होना। अब ये सेल्स हैं, ये सेल्स जो मेन बात है, एनर्जी क्यों नहीं खा रहे या क्यों खा रहे हैं, ये रीज़न समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके सेल्स ज़्यादा एनर्जी खाएं। कैसे खा सकते हैं? जब आप लोग एक्टिव लाइफस्टाइल वर्कआउट करते हो, ठीक है, आपके मसल ने वर्कआउट किया, आपके मसल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो उसने खा लिए। जब आपके मसल्स में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, खाए, मतलब हम एक बात करते हैं, आपके जो सेल्स है ना, इनमें ना ज़ुबान नहीं है, ये टेस्ट के लिए नहीं खाते, ये ज़रूरत के लिए खाते हैं। जब उनको ज़रूरत हो तभी खाते, वरना नहीं खाते। जैसे हमारी बॉडी क्या है, हम लोग को ज़रूरत नहीं भी है तब भी हम खाते रहते हैं टेस्ट के लिए। एक ज़ुबान पे टेस्ट है, चल यार ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले। लेकिन सेल्स सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही खाएंगे। अगर उनको ज़रूरत है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, सेल अगर वर्कआउट कर रहा है, एक्टिव है, तो खाएगा, उसको एनर्जी चाहिए, तो आपकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी। अगर सेल वर्कआउट नहीं कर रहे, उसको ज़रूरत नहीं है, काम नहीं कर रहा, उसको पता है मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ, तो वो खाएगा ही नहीं, तो एटीपी स्टोर हो जाएंगे, पीछे ग्लाइकोजन का स्टोर बन जाएगा और वो ग्लाइकोजन का स्टोर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्टिव लाइफस्टाइल में आते ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और सबसे बढ़िया इफेक्ट मेटाबॉलिज्म पे होता है कार्डियो एक्सरसाइज का। कार्डियो एक्सरसाइज करने से सेल्स ज़्यादा एटीपी खाते हैं, क्योंकि कार्डियो ना पूरे बॉडी पे इफेक्टिव होती है, पूरी फुल बॉडी पे। और दूसरा क्यों खाते हैं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो बेसिकली एटीपी को खाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो जब आप अपना कार्डियो एक्सरसाइज करते हो तो आपके सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज आते हैं और उनका साइज़ भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा बड़े माइटोकॉन्ड्रिया और ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी खाएंगे। ज़्यादा एनर्जी खाएंगे तो बॉडी में फ़ैट लेवल बनेगा ही नहीं, और इवन अगर जो फैट है भी उसमें से भी एनर्जी बनती रहेगी और वो खाते रहेंगे। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना या कार्डियो ट्रेनिंग करने से क्या होता है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज आपके सेल्स के अंदर आते हैं, ज़्यादा बड़े साइज में आते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी को खाने के लिए बॉडी में ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ज़्यादा ग्लाइकोजन लेवल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोजन लेवल ख़त्म हो गया तो फिर क्या करते हैं, वो फैट में से एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं, फैट को मोटेबलाइज करते हैं, मेटाबलाइज करके फैट में से एटीपी बनाएंगे और खाते रहेंगे, जिसकी वजह से कार्डियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फैट लॉस में। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। ये एक तरीका होता है हमारी बॉडी का एनर्जी बनाने का और एनर्जी को यूज़ करने का, स्पेशली यूज़ करना, क्योंकि यूज़ कर रही है और नहीं कर रही, यही रीज़न है कि सेल्स एक्टिव है तो ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर वो एक्टिव नहीं है तो कम यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलो जी, अब बात करते हैं एनर्जी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनी, हमारी बॉडी में बेसिकली 2-3 तरह के एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, जिसको 2 तरीके में इन्होंने डिवाइड किया गया है। पेज नंबर 77 पे आप देखेंगे। एक वो एनर्जी बनने के लिए, अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। हमारी बॉडी में एनर्जी बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? खाना, फूड हो तो एनर्जी बनेगा। एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कार या बाइक, कोई भी ले लो एग्जांपल। आप कार के अंदर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, वो पेट्रोल को बर्न करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ना हवा चाहिए होती है, इसलिए आगे एयर फिल्टर्स होते हैं। कार में, बाइक में एयर फिल्टर्स होते हैं कि साफ हवा अंदर जाए, और जब एयर होगी, एयर की प्रेजेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आग लग पाती है। सेम हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए उस खाए हुए खाने को, एटीपी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब तक सेल को, आपके एक सेल को खाना मिल रहा है, एटीपी मिल रहे हैं और ऑक्सीजन मिल रहा है, ये एनर्जी बनाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर नहीं मिल रही तो उसको रुकना पड़ जाता है। तो हमारी बॉडी में खाना तो बहुत है,
कार्ब्स और फैट तो बहुत है हमारी बॉडी में, ये तो आपको मिलता रहेगा, देर तक मिलता रहेगा, आप देर तक काम कर सकते हो, है ना। लेकिन ऑक्सीजन एक मेन चीज़ है, हवा, कि अगर ये आपको ऑक्सीजन थोड़ी देर के बाद नहीं मिल रही तो आपकी मसल्स एनर्जी नहीं बनाएंगे, रुक जाएंगे। तो हवा कब नहीं मिलती आपको। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग्स की। नॉर्मल लेवल पे आप जब बैठे हो, चल फिर रहे हो, तो आपको सफिशिएंट एयर मिल रही है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है और सफिशिएंट आपकी बॉडी में कार्ब्स फैट अच्छे खासे होते हैं, आप पूरा दिन आराम से काम कर सकते हो। हम बात करेंगे ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग्स के अंदर, एक सेकेंड गाइस, सो ट्रेनिंग्स के अंदर जब आप ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है, चाहे वो कार्डियो ट्रेनिंग है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें सांस चढ़ती है, हम सांस लेते हैं खींच खींच के, क्यों लेते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल उतना नहीं मिलता जितना बॉडी को चाहिए। स्पेशली जब आप रनिंग करते हो, ठीक है, आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो, हम थोड़ा तेज़ सांस लेना शुरू करते हैं ना, कि ज़्यादा सांस फटाफट अंदर जाए, क्यों जाए, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक पहुँचे और वो ऑक्सीजन से एनर्जी बनती रहे। जैसे आप स्पीड फास्ट कर दोगे, तेज़ भागना शुरू करोगे, क्या होगा, एक लेवल के बाद जाके ना रुकना पड़ जाता है, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत तेज़ भाग लोगे, फिर रुकना पड़ेगा, सांस खींच खींच के लेना पड़ता है। क्यों, अब क्या हुआ कि ज़्यादा तेज़ भागने की वजह से हमारी बॉडी ने ज़्यादा एनर्जी बनाई, तेज़ी से, स्पीड से एनर्जी बनाई, स्पीड से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है। तो जिस स्पीड से हमारी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, उस स्पीड से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ठीक है। बॉडी समझ लिया, एग्जांपल, बॉडी कंज्यूम कर रही है 200 यूनिट ऑक्सीजन के और बॉडी में जा रहे हैं 100 यूनिट, तो कुछ देर तक तो बॉडी काम कर पाती है, उसके बाद बॉडी को रुकना पड़ता है, मसल्स को रुकना पड़ जाता है, क्योंकि सेल्स कहते हैं कि अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रुक जाओ, सेल्स रुक जाएंगे। सेल्स रुक गए मतलब थकावट, लैक्टिक एसिड, एक लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप काम करते हो, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है। वो लैक्टिक एसिड होती है थकावट, जो आपको फील होता है कि मसल थक गया, भर गया, बस रुक जाओ, वो लैक्टिक एसिड का काम होता है। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब आप इसको समझ पाओगे ध्यान से, कि एनर्जी सिस्टम दो तरह के हैं। वन इज एनारोबिक, एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी को पूरा नहीं मिल रहा। सेकेंड इज एरोबिक विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त है। तो एनारोबिक सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जहां पर बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब आपको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा सेल्स को, तो सेल्स क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देते हैं और उनके पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। कब कब होता है ये, स्पेशली जब आप बात करें कोई भी एक्टिविटी बहुत हार्ड लेवल पे करते हो, बहुत हार्ड लेवल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें ये एनर्जी सिस्टम होता है कि इनके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जल्दी। एरोबिक एक्टिविटीज़ कौन सी है, एरोबिक वो एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल लेवल पे, जैसे चलना फिरना, आप सुबह से शाम तक चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। एनर्जी आपको, ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, एनर्जी भी बॉडी में होती है, आप चलते रहते हो। सुबह से शाम तक हम जो भी काम कर रहे हैं ज़्यादातर एरोबिक है, जैसे वॉकिंग, स्लो जॉगिंग, ये सब एरोबिक में आता है। साइकिलिंग, स्लो साइकिलिंग एरोबिक में। जैसे ही साइकिलिंग को, जॉगिंग को फास्ट कर दोगे, एनारोबिक हो गया, वो एनारोबिक में आ जाता है, क्योंकि स्लो में ऑक्सीजन लेवल मीट हो रहा है प्रॉपर। जैसे आपने एनर्जी लेवल तेज़ कर दी यूज़ करना, तो ऑक्सीजन लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे रुक गया। अब ये जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट की वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ता है। तो जो जितने भी एथलीट्स हैं, ये एथलीट्स का मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, इस लैक्टिक एसिड को पुश किया जाए कि मैं ज़्यादा देर तक लैक्टिक एसिड सह सकूं। तो उनका लेवल, कैपेसिटी भी बढ़ाते रहते हैं और लैक्टिक एसिड की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे आज आप शुरू में आधा घंटा रनिंग करोगे ना, आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, बंदा अरे बस हो गया, और नहीं हो रहा। लेकिन रोज़ आधा घंटा करोगे तो एक महीने बाद आपको लगेगा आधा घंटा इज़ नथिंग, मैं कर सकता हूँ आराम से, ठीक है ना। क्योंकि लैक्टिक एसिड सहने का, और हमारी बॉडी अपने ऑक्सीजन लेवल को, लंग्स को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है कि मेरे को ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करना है, तो ज़्यादा अच्छे से लंग्स काम करें। दिस इज़ कॉल्ड स्टेमिना बिल्डिंग, कि स्टेमिना बनना शुरू हो गया है, मसल्स ज़्यादा लैक्टिक एसिड को होल्ड कर पा रहे हैं, ज़्यादा देर तक काम कर पा रहे हैं। सो गाइज, एनारोबिक
एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? अगर मैं बात करूं, इसमें भी 2 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला है ए लैक्टिक। फर्स्ट इज ए लैक्टिक। ए लैक्टिक सिस्टम कौन सा होता है? इस सिस्टम के अंदर बॉडी एटीपी को यूज़ नहीं करती, सीपी, एक और एनर्जी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, क्रिटीन फॉस्फेट, क्रिटीन को यूज़ करती है। ये वो सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत हाई एनर्जी चाहिए, बहुत हाई एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 200 केजी का डेडलिफ्ट मारना है, आपको 200 केजी से डेडलिफ्ट करें, आपको 150 केजी से बेंच प्रेस मारना है, 200-250 केजी का डेडलिफ्ट मारना है, पूरी एनर्जी चाहिए होती है बॉडी की। 1 या 2 रेपिटेशन के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, बस और नहीं हो रहा। होता है? क्यों होता है ऐसा? सारे मसल्स एक रेपिटेशन के अंदर ही पूरी एनर्जी लगा देते हैं और बॉडी एकदम डन। दिस इज ए लैक्टिक। ये एग्जांपल था वेट ट्रेनिंग का। एग्जांपल कार्डियो में देता हूँ। 100 मीटर की रेस, 100 मीटर रेस होती है, उसके अंदर जब इंसान फास्टेस्ट भागता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा के भागता है, तो वो 100 मीटर के बाद आगे नहीं भाग सकता क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है? बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फटाफट बन जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। इस एनर्जी सिस्टम में बॉडी यूज करती है क्रिटीन फॉस्फेट, क्रिटीन को। यहाँ पे फ्यूल क्या है? क्रिटीन। और ये क्रिटीन कहाँ से बनता है? हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी क्रिटीन बनाती है और क्रिटीन का एक थोड़ा सा स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होता बॉडी में, एक लिमिटेड स्टोर होता है। इस लिमिटेड स्टोर को जैसे ये स्टोर यूज हो गया तो क्रिटीन फॉस्फेट की एनर्जी खत्म हो गई, तो वो आगे काम ही नहीं कर पाती, उस इंटेंसिटी में काम नहीं कर पाती। समझ रहे हो? आप जो आप 100 मीटर के रनर देखते हो, हुसैन बोल्ट वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक लेवल तक ही उस स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। उस लेवल के बाद वो स्पीड मेंटेन नहीं होती जिस स्पीड से भाग रहा होता है, उसका उसको रुकना होता है। आप अगर 250 केजी का डेडलिफ्ट कर रहे हो तो 250 केजी का एक आधा ही डेडलिफ्ट कर सकते हो, जब तक आपको रेस्ट लोगे 2-3 मिनट की, उसके बाद ही दूसरा कर पाओगे। ठीक है ना? कंटिन्यूसली 5-10 नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी में क्रिटीन फॉस्फेट खत्म हो गया। अब क्रिटीन फॉस्फेट खत्म हो गया, क्रिटीन को दोबारा बनने में लगते हैं 4 से 5 मिनट। विदिन 4 to 5 मिनट्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिटीन का दूसरा स्टोर रिकवर बन जाता है, हमारी बॉडी उसको बना लेती है फटाफट। तो अगर आप डेली बेसिस पे ये ट्रेनिंग करते हो ऐसी तरह की हार्ड, तो आपकी बॉडी को ये आदत पड़ जाएगी कि जल्दी से क्रिटीन के स्टोर को बनाए, जल्दी से क्रिटीन वापस आए। और दूसरा आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? सप्लीमेंट, क्रिटीन सप्लीमेंट। इसीलिए क्रिटीन खाया जाता है हैवी वेट ट्रेनिंग के लिए। जब आपको अपना लेवल बढ़ाना है, हैवी वेट ट्रेनिंग, क्रिटीन यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्रिटीन को आप उस टाइम पे इनटेक करना शुरू करते हो ज़्यादा। सो क्रिटीन आपको ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी देती है, लेकिन कुछ टाइम की एनर्जी होती है जो आप बहुत मैक्सिमम लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो। इस सिस्टम के अंदर आप कितनी देर तक वर्कआउट कर सकते हो? वो कह रहा है 0 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से लेके मैक्सिमम 10 सेकेंड तक ही वर्कआउट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 10 सेकेंड से ऊपर वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। ले सकते हो। क्रिटीन के ऊपर सप्लीमेंटेशन में हमने पढ़ा था, क्रिटीन का बेस्ट यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, गेनर्स के साथ लेना चाहिए। BCAA के साथ इतना अच्छा यूज़ नहीं होगा जितना ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा गेनर्स के साथ। गेनर्स या फ्रूट जूस लेने को आप किसी के साथ भी ले सकते हो। हाँ जी, अगर आप वो वेट नहीं बढ़ाना तो आप वैसे लो उसको, फ्रूट जूस के साथ लो। अगर आप गेनर यूज़ नहीं कर रहे तो फ्रूट जूस। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सिंपल या हाई ग्लाइकेमिक कार्ब्स के साथ लेना है। हाई ग्लाइकेमिक कार्ब्स एकदम से उसको मसल्स में भेज देते हैं, क्योंकि हाई ग्लाइकेमिक कार्ब एकदम से शुगर लेवल को बूस्ट करेंगे बॉडी में। शुगर लेवल बूस्ट होते ही इंसुलिन आएगा और इंसुलिन इसको मसल्स में भेज देगा, और क्रिटीन का काम ही मसल्स में होता है, इसलिए उनको हाई ग्लाइकेमिक कार्ब्स के साथ लेना चाहिए ताकि वो फटाफट मसल्स में जाए। सो गाइज, इसके बाद बात करते हैं एनारोबिक के अंदर ही लैक्टिक सिस्टम। ये था ए लैक्टिक, जिसमें क्या है, क्रिटीन फॉस्फेट खत्म हो गया और आपको एनर्जी के लिए काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही। इसी का दूसरा पार्ट है लैक्टिक सिस्टम। लैक्टिक सिस्टम वो एनर्जी लेवल है जहाँ पे आप 15-20 सेकंड से ज़्यादा वर्कआउट करते हो, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट तक वर्कआउट कर सकते हो मैक्सिमम।
जैसे 200 मीटर तेज भागना है, 200 मीटर की स्पीड में भागने में क्या होता है, भाग तो लोगे, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं भाग पाओगे, मैक्सिमम स्पीड से थोड़ा कम भागोगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देर तक भाग सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करते हो, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में आपको पता है यार 12 रेपिटेशन करने हैं, बट हैवी वेट से करने हैं, तो 12-13 रेपिटेशन के बाद बॉडी थक जाती है ना, मसल थक जाता है, मसल में लैक्टिक एसिड बन जाता है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, और उसकी वजह से मसल थक रहा है, मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही, उसकी एब्सेंस की वजह से मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब मसल काम कर रहा है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, जिसकी वजह से मसल कहते हैं भर गया या मसल थक गया, रुक जाओ। सो ये होता है लैक्टिक एसिड। इसमें क्या है, एनर्जी मिल रही है आपको। एनर्जी कहाँ से आ रही है इस सिस्टम में, एनर्जी कहाँ से आ रही है, एटीपी से। इस सिस्टम में एनर्जी एटीपी से आती है। पहले वाले में कहाँ से आती, सीपी, क्रिटीन फॉस्फेट से। इसमें आती है एटीपी, और एटीपी आपकी बॉडी में भरपूर है, आपकी बॉडी में कार्ब्स वगैरह भरपूर है। तो अब आपको किस पे काम करना है, आपको काम करना है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में, लंग कैपेसिटी, अपने लैक्टिक एसिड को ज़्यादा देर तक होल्ड करना है। मतलब लैक्टिक एसिड बन चुका है फिर भी आप वर्कआउट कर रहे हो, तो बॉडी को ज़्यादा देर तक लैक्टिक एसिड में जब आप काम करवाओगे तो बॉडी ज़्यादा देर तक लैक्टिक एसिड को सह पाती है। वो होता है आपका स्टेमिना बिल्डिंग हो रहा है, आप ज़्यादा देर तक लैक्टिक एसिड को सह पाते हो। लेट्स कम टू थर्ड। ये पहले वाले में एनारोबिक के दोनों में, जो चाहे ए लैक्टिक है चाहे लैक्टिक सिस्टम है, दोनों के अंदर हम बहुत इंटेंस लेवल पे एक्टिविटी कर रहे हैं। इंटेंस मतलब हैवी लेवल पे। अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो बहुत अच्छा फास्ट कार्डियो कर रहे हो, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत हैवी वेट में वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। ये इंटेंस, ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटीज़ हैं। अब बात करेंगे एरोबिक। एरोबिक एक्टिविटीज़ मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट है, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, बट कहीं ना कहीं हम इधर या तो मसल थक जाता है, काम करते 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 थक गया, या फिर ज़्यादा देर तक काम करने से क्या होता है, बॉडी के अंदर कार्ब्स खत्म हो गए, फैट का लेवल भी कम हो गया। कार्ब्स खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, कार्ब्स तो फटाफट खत्म हो जाते हैं 15-20 मिनट में। उसके बाद फैट यूज़ होता है बॉडी के अंदर, फैट एनर्जी को बनाता है। तो एरोबिक सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले यूज़ होते हैं एटीपीज यूज़ होते हैं, फिर ग्लाइकोजन एटीपी बनाता रहता है, फिर कार्ब्स में से ग्लाइकोजन से एटीपी, ये प्रोसेस बनता रहता है, चलता रहता है। जैसे ही कार्ब्स खत्म हो जाते हैं बॉडी में से, फिर बॉडी फैट को यूज़ करती है। फैट से एटीपी बनने में ना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फैट में से एटीपी बनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो जब तक आप स्लो एक्टिविटी करते हो ना, स्लो एक्टिविटीज़ में उतना टाइम बॉडी को मिल जाता है कि फैट में से एटीपीज बनाती रहे। ठीक है, वो फैट में से एटीपीज बनाती रहती है। तो पहले एटीपीज, ग्लाइकोजन, कार्ब, ये सब खत्म होने के बाद फैट कार्ब्स बनाता है, फैट एटीपी को बनाना शुरू करता है। फैट में से ग्लाइकोजन बनता है, फिर एटीपी बनता है। फैट में से एटीपी बनने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बॉडी क्या वेस्ट प्रोडक्ट क्या देती है, जब आप बहुत देर तक कार्डियो करते हो तो क्या होता है, बॉडी में से वाटर स्वेटिंग आती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के अंदर ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी में से, सॉल्ट्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो कोई दिक्कत नहीं जी, बाहर हम निकाल ही रहे हैं। तो मेनली क्या हो गया, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, बॉडी सॉल्ट्स ज़्यादा निकालेगी। तो आपको बॉडी में सॉल्ट्स भी अच्छे रखने। सॉल्ट्स कौन से, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक वाला सॉल्ट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्ट है वो वाले आपकी बॉडी के अंदर ठीक ठाक आपको रखने चाहिए, पीने चाहिए, सो दैट अगर आप ज़्यादा लंबी कार्डियो करते हो, ज़्यादा लंबा कार्डियो सेशंस होते हैं अगर आपके, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह अपनी बॉडी में अच्छा रखना चाहिए। अगर आप वेट लॉस के लिए किसी को ज़्यादा कार्डियो करा रहे हो तो उनको आप गाइड करोगे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पिए, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग से इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक के अंदर बेसिकली क्या हुआ, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज नहीं है, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है एक्सरसाइज की, और कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, 20 रेपिटेशन मारे, रेस्ट, फिर 20 मारे, रेस्ट, उसमें रेस्ट मिलता रहता है कंटिन्यूसली। बट एरोबिक मीन्स विदाउट रेस्ट, कंटिन्यूस चलते रहना, तब वो फैट लॉस में काम करती है। अगर आपको किसी को वेट ट्रेनिंग करानी है एंड्योरेंस पे,
तो उसको हमने आपके साथ किया था एक GVT, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। ऐसे एक कॉन्सेप्ट है कि 50 रेपिटेशंस, गो फॉर 100 रेपिटेशंस, बट वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट के साथ 50, 100, 70 रेपिटेशंस कंटिन्यूस, ज़्यादा एनर्जी बर्स्ट होती है, बर्न होती है। ठीक है। सो इन एनी केस जब आप एरोबिक एक्टिविटीज जा रहे हो, वहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी मीन्स चाहे वो वेट कम होना चाहिए और रेपिटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। कार्डियो की बात करें तो लॉन्ग एक्टिविटी होनी चाहिए, स्पीड स्लो, नॉर्मल स्पीड, स्लो स्पीड में देर तक एक्टिविटी करनी है। ये सब एरोबिक के अंदर आती है, एरोबिक सिस्टम। तो एरोबिक सिस्टम किसको यूज़ करेगा? कार्ब्स को और फैट को। एनारोबिक सिस्टम किसको यूज़ करता है? ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ करता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, उसमें आपकी कैपेसिटी, स्टेमिना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा काम होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। सो गाइस, इसके इसी चैप्टर के लास्ट पेज पे, पेज नंबर 80 पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं आपके साथ ये टेबल डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले एनर्जी सिस्टम्स दिए हैं, उसके नीचे एनर्जी सिस्टम के नीचे तीनों तरह की एनर्जी दे रखी है: ड्यूरेशन, फ्यूल, लिमिटेशन, रिकवरी टाइम, स्पीड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को ध्यान रखिए कि इंटेंसिटी किसको बोलते हैं कि कितना हैवी वेट या कितना ज़्यादा इंटेंस, कितना अच्छा वर्कआउट करते हो। इंटेंसिटी मीन्स अगर वेट ट्रेनिंग में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा हैवी वेट, अगर आप कार्डियो की बात कर रहे हो तो ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा लंबी। अगर स्पीड से और लंबी करोगे तो ज़्यादा आपके लिए इंटेंस हो जाती है चीज़ें, तो इंटेंसिटी उसको बोलते हैं। तो गाइस, एनर्जी सिस्टम में पहले आ गया ए लैक्टिक सिस्टम। ए लैक्टिक मतलब कौन सा सिस्टम है? जो क्रिटीन फॉस्फेट पे डिपेंडेंट है। तो ए लैक्टिक सिस्टम की ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर तक? मैक्सिमम 10 सेकेंड तक चलती है। ठीक है, 0 to 10 सेकेंड्स की ड्यूरेशन में रहती है। 2 सेकेंड में भी कोई आउट हो सकता है, कोई 3 में आउट हो सकता है, मैक्सिमम ही। फ्यूल, बॉडी किसको यूज करती है? फ्यूल, सीपी, क्रिटीन फॉस्फेट। लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है कि सीपी खत्म हो जाता है बॉडी से सीपी खत्म हो जाएगा तो आप उस लेवल की पावर जनरेट नहीं कर पाते। रिकवरी, कितनी देर में रिकवरी होती है? 3 मिनट्स के आसपास, 3, 4, 5 मिनट के अंदर रिकवरी हो जाती है और आप दोबारा उतना हैवी वेट कर सकते हो। स्पीड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, स्पीड मतलब कितनी जल्दी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। इंटेंसिटी वेरी हाई, बहुत हाई इंटेंसिटी पे ही काम होता है, यूज़ होती है एनर्जी। आपकी इंटेंसिटी अगर कम होगी तो ये यूज़ नहीं होगी। ठीक है, लैक्टिक सिस्टम पे आते हैं। लैक्टिक सिस्टम ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 मिनट, 15 सेकंड से ऊपर और 3 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इतना वेरिएशन क्यों है? ये कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों को कंसीडर करते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ कर रहे हो तो स्ट्रेंथ में 15 सेकंड, 20 सेकंड हो गया। कार्डियो कर रहे हो तो 2 मिनट, 3 मिनट तक स्पीड के साथ वो हो गया। फ्यूल क्या है जी? फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से मेन एनर्जी आती है इसकी, क्योंकि एनर्जी जल्दी चाहिए होती है, फास्ट चाहिए होती है, तो कार्बोहाइड्रेट फटाफट एनर्जी बना के दे देते हैं। उसके बाद लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। रिकवरी टाइम 45 सेकेंड्स के आसपास से लेके 10 मिनट तक, हम इसलिए 10 मिनट यूज़ कर रहे हैं। कार्डियो अगर कोई 3 मिनट तक कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट चाहिए। तो 45 सेकंड से 10 मिनट तक रिकवरी टाइम है। 10 मिनट तब जब एक्टिव रिकवरी ले रहे हो। एक्टिव रिकवरी जैसे हमने साइकिलिंग में किया था, फास्ट स्लो। आप फास्ट कर रहे हो और स्लो रिकवरी, फास्ट ट्रेनिंग, स्लो रिकवरी। मतलब रिकवरी में ऐसे नहीं खड़े होकर बैठ के रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी में स्लो जॉगिंग या साइकिलिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकवरी। दैट स्पीड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस फास्ट, जल्दी होती है। कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इंटेंसिटी इज हाई, तो ए लैक्टिक में थी वेरी हाई, इसमें हाई। लास्ट है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक का ड्यूरेशन पोटेंशियली अनलिमिटेड, क्योंकि हम जो भी अपने डेली बेसिस पे काम करते हैं, चलना फिरना, ये सब एरोबिक में आता है। अगर आप ट्रेनिंग की बात करो तो जॉगिंग, साइकिलिंग एरोबिक में आ गई। तो इसलिए ड्यूरेशन इसका कुछ नहीं बोल सकते, अनलिमिटेड ही है। फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
और जब बॉडी में से फैट भी खत्म हो जाता है ना, तो बॉडी प्रोटीन को यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए। तो इसमें तीनों आ गए, पहले कार्ब्स, फिर फैट, फिर प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन तक आने के लिए मतलब इतनी आसानी से नहीं आ पाता इंसान कि बॉडी का फैट ही ख़त्म हो जाए, तो इट इज़ वेरी रेयर। लिमिटेशन क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वही वाटर मतलब स्वेटिंग, और CO2 एक्सपेल होता है। रिकवरी टाइम नॉट एप्लीकेबल। अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 मिनट में भी रिकवर कर सकते हो, तो इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है रिकवरी टाइम का। स्पीड ऑफ ATP प्रोडक्शन, ये स्लो प्रोडक्शन होता है ATP का, आराम से प्रोड्यूस होती रहती है, आराम से एनर्जी यूज़ होती रहती है। इंटेंसिटी लो, इसके अंदर इंटेंसिटी क्या है? इज लो। सो गाइस, दिस इज एनर्जी सिस्टम जो हमारी बॉडी यूज करती है हर टाइम पे। अभी आप बैठे हो, अभी कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है? अभी आप बैठ के सिर्फ मुंडिया हिला रहे हो, तो कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है? एरोबिक। ठीक है जी, मैं बोल रहा हूँ मेरा भी एरोबिक यूज हो रहा है। यही एनर्जी सिस्टम जब आप वार्म अप करते हो, ड्यूरिंग वार्म अप कौन सा एनर्जी सिस्टम यूज होता है? एनीवन वार्म अप में? माइक ऑन कर लो सब लोग। नो, वार्म अप में भी एरोबिक। वार्म अप स्पीड से थोड़ा होता है, वार्म अप तो लो ही होता है ना। आई शाबाश। तो वार्म अप में भी आपकी एरोबिक। जब आप कार्डियो करते हो, स्पेशली लॉन्ग कार्डियो, फिर कौन सा होता है? एरोबिक। इसमें भी एरोबिक। लॉन्ग कार्डियो मतलब कि इसमें इंटेंसिटी हाई थोड़ा होती है। लॉन्ग, आपने अगर 1 घंटा कार्डियो करना है, 1 घंटा कार्डियो में आपकी इंटेंसिटी स्पीड तो स्लो ही होगी ना, इसमें भी एरोबिक यूज होगा। ठीक है। एनारोबिक हमेशा ध्यान रखो, जो इंटेंस, बहुत हाई लेवल इंटेंस एक्टिविटीज़ है, दैट इज एनारोबिक। जैसे हाइपरट्रॉफी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ वाली वेट ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफी वेट ट्रेनिंग, ये हो गया एनारोबिक। ठीक है। अगर आपको साइकिलिंग करनी, जैसे हमने उस दिन साइकिलिंग किया था, फास्ट स्लो वाला साइकिलिंग, वो किस में आएगा? ओके, सो साइकिलिंग हमने एक दिन ट्रेनिंग किया था। साइकिलिंग में फास्ट साइकिलिंग किया, बीच में वेरी फास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड स्लो, 30 सेकेंड फास्ट, 30 सेकेंड स्लो, वो किस में आएगा? एनारोबिक में भी 2 हैं। ठीक है, ए लैक्टिक और लैक्टिक, किस में आएगा? लैक्टिक। दैट इज लैक्टिक। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ड्यूरेशन कितनी है? 15 सेकंड से ऊपर, 10 सेकंड से ऊपर की ड्यूरेशन है ना। फास्ट स्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ड्यूरेशन इज लॉन्ग। तो लैक्टिक सिस्टम जहाँ पे ड्यूरेशन लंबी है। जब हम स्प्रिंट करते हैं, स्प्रिंट मतलब आपको एक 50-100 मीटर की जगह दे दी गई है, फास्टेस्ट, गो फास्ट स्प्रिंट, दिस विल कम अंडर ए लैक्टिक। ठीक है। जब आप पूरी जान लगा के 10 सेकंड के लिए काम कर रहे हो, ए लैक्टिक। जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, 250 kg का डेडलिफ्ट, ए लैक्टिक। अगर आपको मैं डेडलिफ्ट दे रहा हूँ, जब 50 kg का डेडलिफ्ट है, 10 रेपिटेशन करने हैं, 50 kg का 10 रेपिटेशन किस में आएगा? लैक्टिक में आएगा। ठीक है। और 10 kg के 20 रेपिटेशन करने हैं, ऑलमोस्ट एरोबिक। मतलब उसमें ये कॉम्बिनेशन है, लैक्टिक और एरोबिक का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको सांस तो आ रहा है, एनर्जी भी है। आप थकोगे किस वजह से थकोगे? थकने का रीज़न क्या होगा? कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, कहीं ना कहीं थक रहे हो।
तो देर तक कर रहे हो लैक्टिक के अंदर ही आएगा, ठीक है। लैक्टिक की ड्यूरेशन कितनी है, देखा लैक्टिक की ड्यूरेशन है 3 मिनट तक। 3 मिनट तक की जो एक्सरसाइज मतलब जिसमें आप 3 मिनट में पूरे थक जाओ वो लैक्टिक है। तो ये भी लैक्टिक में ही आएगा। लैक्टिक में ये एंड्योरेंस में आ जाएगा, मेनली एंड्योरेंस और लैक्टिक के कॉम्बिनेशन में। तो बॉडी स्विच करती है, एक लेवल के बाद स्विच करना शुरू कर देती है। एक लेवल के बाद वो एरोबिक से एनारोबिक में आना शुरू करेगी, फिर एनारोबिक से ए लैक्टिक पे जाना शुरू करेगी, है ना। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, तो आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो, स्लो जॉगिंग कर रहे हो तो एकदम फास्ट करनी शुरू कर दो तो वो स्विच करेगी ना, वो एरोबिक से लैक्टिक सिस्टम पे आ जाएगी, फिर लैक्टिक से और फास्ट कर दोगे ए लैक्टिक पे चली जाएगी। तो बॉडी कहीं ना कहीं इसको स्विच करती है। तो कहीं ना कहीं भी कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज भी यूज़ होती हैं। ये कॉम्बिनेशन कभी एरोबिक कभी लैक्टिक का कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, ये भी होता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सिस्टम भी यूज़ होते हैं। गाइस एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अतुल भाई खुश है अपने में, कह रहा है यार मैसेज आ गया है भाई, मैं ही इज़ हैप्पी, आज शाम का पीटी सेशन मिल गया, आई एम हैप्पी। पीटी सेशन वाली हैप्पीनेस नहीं है, कोई और ही हैप्पीनेस है। अतुल भाई के चेहरे पे देखो अलग ही खुश हो रहा है भाई मोबाइल देख के। हाँ जी, कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सो गाइस एनर्जी सिस्टम को पढ़ने का रीज़न क्या है कि हम लोग कौन सी एनर्जीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वैसा करें। आपको पता है आपका ट्रेनिंग सेशन है आज का, जिसमें आपने हाइपरट्रॉफी काम करना है। हाइपरट्रॉफी यूज़ होती है, लैक्टिक सिस्टम यूज़ करती है। लैक्टिक सिस्टम में कार्ब्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको पहले ही अपने आप को कार्ब्स से लोड करना है, ज़्यादा कार्ब्स होने चाहिए। आज आपको स्ट्रेंथ में जाना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, हैवी वेट करनी है, वेरी हैवी वेट, आपको क्रिटीन यूज़ होना है, तो भाई क्रिटीन की लोडिंग करके आओ, क्रिटीन को लोड करके आओ ज़्यादा, कि मैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करूँगा। तो जब भी क्रिटीन लोडिंग तभी करना चाहिए जब आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, हैवी वेट, तो क्रिटीन को लोड करके रखो। जब आप क्रिटीन लोडिंग करते हो तब आपको ज़्यादातर स्ट्रेंथ में ही करनी चाहिए एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आपको पता है आपने कार्डियो करना है, ठीक है भैया, कार्ब्स खा रखे हैं, फैट बॉडी में अगर है तो ठीक है, नहीं है फैट तो कार्ब्स ज़्यादा खा के आओ, ज़्यादा देर तक कार्डियो कर लोगे, ठीक है ना। इन एनर्जी सिस्टम को समझना इंपॉर्टेंट है, तब आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने साथ। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थोड़ा हाई बोलना मेरे वो। क्रिटीन यार, क्रिटीन कहीं ना कहीं 100 to 120 ग्राम प्रोड्यूस करती है, जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसका एडिशनल 30 to 40 ग्राम हम लोग यूज़ कर सकती है हमारी बॉडी। तो बेसिकली आपको पर डे के हिसाब से ना 5 से 10 ग्राम क्रिटीन ही लेना चाहिए, जो आराम से बॉडी यूज़ कर लेगी। लोडिंग के हमने बताए थे 2 तरीके होते हैं ना, एक रैपिड लोडिंग, एक स्लो लोडिंग। तो आपने रैपिड लोडिंग 1 हफ्ते के लिए कर ली, उसके बाद स्लो लोडिंग करते रहो, बस 100 ग्राम 120 ग्राम के आसपास हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है क्रिटीन डेली बेसिस पे, जो हमारे मसल्स में यूज़ होता है। ओके गाइस, सो आज का सेशन हमारा एनर्जी सिस्टम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है एनाटॉमी यहाँ ख़त्म होता है। एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिशन हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। फिजियोलॉजी के बाद हम लोग करेंगे स्पेशल पॉपुलेशन। फिजियोलॉजी एक दिन का आपका कॉन्सेप्ट है, कल में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो स्टार्ट होगा दैट इज़ स्पेशल पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन मतलब वो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उनके साथ कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट कराना है, और क्या प्रॉब्लम क्या है, मेन ये समझना ज़रूरी होता है प्रॉब्लम क्या है। जैसे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या किसको बोलते हैं, वी आर नॉट क्लियर, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस किसको बोलते हैं, एस्थमा में क्या होता है। तो वो सारी कंडीशंस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ताकि उस चीज़ों को समझने के बाद हम ढंग से अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम कर सकें। कल, हाँ कल क्या है, फ्राइडे। भाई हम दिल्ली वाले तो बैठे हैं लॉकडाउन, तो कल भी ले लेंगे, सैटरडे भी ले लेंगे, संडे भी ले लेंगे। क्यों ऑनलाइन ही कर सकते हैं क्लासेस? तो ये अपना प्रिंस गायब हो गया, देखो
जिनके जिम खुले हैं वो गायब हो गए। नहीं है, प्रिंस है आई थिंक। सो गाइज कल हम सब लोग अगेन 11:30 विल कंटिन्यू द क्लास। सो सी यू ऑल टुमारो। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं अपने थ्योरी को, और जैसे जिम खुलेंगे तो प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। स्टॉप कर दो जी।